जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी जो ज्योग्राफिकल थॉट की जो सीरीज चल रही है उसको बिल्कुल हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज वाली सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं रिचथोफेन के बारे में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ज्योग्राफर है प्यारे साथियों, ध्यान रखना। और रिचथोफेन से मोस्टली एक टॉपिक है इनका, वहां से ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन बनता है। रिचथोफेन जर्मन के भूगोलवेता थे। इनकी एक किताब थी जिसका नाम था चीन का भूगोल। ठीक है, चाइना ज्योग्राफी। चीन के लोएस्ट प्रांत या चीन का विस्तृत अध्ययन किया था इन्होंने अपनी इस किताब में। तो पहली बात प्यारे साथियों, रिचथोफेन मोदे जर्मन के भूगोलवेता थे। रिचथोफेन के द्वारा एक किताब छापी गई थी, उस किताब का नाम था चीन का भूगोल। रिचथोफेन ने अपनी इस किताब चीन का भूगोल में चीन के लोएस्ट प्रांत का अध्ययन किया था, चीन के विस्तृत अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है प्यारे साथियों कि रिचथोफेन मोदे जर्मन के भूगोलवेता थे जिनके द्वारा एक चीन का भूगोल नामक किताब लिखी गई थी। और इन्होंने अपनी इस किताब में चीन के लोएस्ट प्रांत या चीन का विस्तृत अध्ययन किया था। तो ये आपके मन का जो डाउट है ना उसको क्लियर कर लेना। यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, आपके दिमाग में आएगा यार चीन का भूगोल किताब किसकी है? रिचथोफेन की है। चीन के ऊपर अध्ययन करना चीन का अध्ययन किसने किया था? रिचथोफेन ने। चीन के अंदर जो लोयस का मैदान है, जो लोयस प्रांत है, उसका अध्ययन किसने किया? रिचथोफेन में। तो आपके दिमाग में डायरेक्टली आएगा कि यार जब चीन का अध्ययन, चीन के लोयस प्रांत का अध्ययन रिचथोफेन कर रहा है तो वो चीन का ही होगा। लेकिन ध्यान रखना वो जर्मन का था। प्रथम जर्मन विद्वान था जिसने सामान्य और प्रादेशिक भूगोल के अंतर को स्पष्ट किया और प्रादेशिक भूगोल को वितरण विज्ञान कोरोलॉजी नाम दिया। ठीक है, तो भाई जो रिचथोफेन था ना वो पहला जर्मन विद्वान था। रिचथोफेन पहला जर्मन विद्वान था जिसने सामान्य और प्रादेशिक भूगोल के अंतर को स्पष्ट किया था। रिचथोफेन मोदे पहला जर्मन विद्वान था जिसने सामान्य और प्रादेशिक भूगोल के अंतर को स्पष्ट किया और प्रादेशिक भूगोल को वितरण विज्ञान कोरोलॉजी नाम दिया। ठीक है, यह बात आपको बहुत सही ढंग से याद रखनी है। रिचथोफेन ने प्रदेश का व्यवस्थित अध्ययन किया और उसके 4 पदानुक्रम निर्धारित किए। रिचथोफेन मोदे ने प्रदेश का व्यवस्थित अध्ययन किया था। रिचथोफेन मोदे ने प्रदेश का व्यवस्थित अध्ययन किया था और इन्होंने इसके टोटल 4 पदानुक्रम निर्धारित किए। पहला है इराडेटाइल, दूसरा है लैंडर, तीसरा है लैंडसेप्टन और तीसरा है आर्लिचकेटन। ठीक है, तो ये 4 पदानुक्रम है। तो रिचथोफेन ने प्रदेश का व्यवस्थित अध्ययन किया और इन्होंने इसके ये टोटल 4 पदानुक्रम बताए। इंग्लिश के नाम ये नाम याद कर लेना, ये चाइनीज भाषा में नाम है तो इनको इन नामों को याद करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, इसलिए आप इनके हिंदी नाम भी याद कर लेना, जैसे विश्व के प्रमुख विभाग, फिर प्रमुख देश, फिर लघु प्रदेश के भूदृश्य और फिर इलाका। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनका हिंदी नाम भी याद कर लेना और इनका ये जो चाइनीज भाषा का नाम है ये भी याद कर लेना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसने ही सर्वप्रथम फियोर्ड तट तथा रिया तटों में अंतर स्पष्ट किया था। तो फियार्ड तट और रिया तट के बीच में जो अंतर है इसको सबसे पहले स्पष्ट किसने किया था? रिचथोफेन मोदे ने किया था। तो रिचथोफेन मोदे ने ही सबसे पहले रिया तट और फियार्ड तट के बीच में जो अंतर है उसको स्पष्ट किया था। इन्होंने भूगोल को क्षेत्रवर्णी विज्ञान बताया था, कोरोलॉजिकल साइंस कहा था। ठीक है, रिचथोफेन मोदे ने ज्योग्राफी को कोरोलॉजिकल साइंस कहा था जिसके अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है प्यारे साथियों। रिचथोफेन मोदे ने भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस बताया, इन्होंने पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन किया। ठीक है, अब देखो यहाँ बहुत प्यारी बात लिखी हुई है प्यारे साथियों। रिचथोफेन मोदे ने भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस कहा था। रिचथोफेन मोदे ने भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस कहा और इन्होंने भूगोल में पृथ्वी तल की क्षेत्र विभिन्नताओं का अध्ययन किया था। ठीक है, तो रिचथोफेन मोदे जर्मन के थे। चीन के लोएस्ट प्रांत का इन्होंने अध्ययन किया था। चीन का इन्होंने अध्ययन किया था अपनी कौन सी किताब में? चीन का भूगोल किताब में। ठीक है, पहले जर्मन विद्वान थे जिन्होंने सामान्य और प्रादेशिक भूगोल के बीच में अंतर स्पष्ट किया था और इन्होंने प्रादेशिक भूगोल को कोरोलॉजी नाम दिया था।
इन्होंने भूगोल को क्षेत्र वर्णीय विज्ञान कोरोलॉजिकल साइंस बताया और इन्होंने बताया कि भूगोल में हम पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। रिचटोफे ने भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल के उस भाग का अध्ययन किया जाना चाहिए जहां स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, रिचटोफे ने भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल के उस भाग का अध्ययन किया जहां स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल एक दूसरे से मिलते हैं। इसके लिए इन्होंने एरोडोबेर, फ्लेसन, कुंडे शब्द का प्रयोग किया था। तो ये कहानी थी प्यारे साथियों रिचटोफे मोजे के बारे में। अब हम बात करते हैं ब्लाइंड एरा के बारे में, अंध युग के बारे में, कि अंध युग क्या है। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का काल यूरोप के विज्ञान के विकास में डार्क एज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो डार्क एज है ना, उसका टाइम पीरियड 3री शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का। अब मैं यहाँ पर आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूँ और उसका आपको आंसर देना है। पुनर्जागरण काल का टाइम पीरियड कौन सा था? जो पुनर्जागरण काल था उसका टाइम पीरियड क्या था? ठीक है, दूसरा मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक के बीच का जो टाइम पीरियड था उसको किस नाम से जाना जाता है? ये 2 क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इनका आपको आंसर देना ही है प्यारे साथियों। डार्क एज 3री शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम डार्क एज के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की आकृति, डार्क एज के जो विद्वान थे उन्होंने पृथ्वी की आकृति तस्त्री नुमा बताई थी। यह काल T0 मानचित्र के युग का था। ठीक है, तो जो डार्क एज था, डार्क एज के जितने भी विद्वान थे उन्होंने पृथ्वी की आकृति तस्त्री नुमा बताई और ये जो काल है इसको T0 या TO मानचित्र के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं भौगोलिक विकास का काल। भौगोलिक विकास का जो काल है उसको हम बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चिर सम्मत या शास्त्रीय काल, जो कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का समय। उसके बाद हम मध्यकाल की बात करते हैं। मध्यकाल 300 से लेकर 1700 ईस्वी तक का है। जो मध्यकाल है वो 300 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक के बीच का जो समय, 300 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है उसको मध्यकाल कहते हैं। इसमें सबसे पहले आता है पूर्वकाल। मध्यकाल का पहला भाग है पूर्वकाल, जो कि 300 से 700 ईस्वी तक का था। उसके बाद आता है अंतर मध्यकाल, जो कि 700 से लेकर 1100 तक का था। उसके बाद आता है पुनर्जागरण का काल, जो कि 1100 से लेकर 1700 तक का था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी एक क्रॉस क्वेश्चन पूछा था आपसे कि 1100 से लेकर 1700 तक का जो टाइम पीरियड है उसको पुनर्जागरण काल बोलते हैं। मेरा क्रॉस क्वेश्चन था कि पुनर्जागरण काल का टाइम पीरियड क्या है, तो वो है 1100 से लेकर 1700 तक का समय। पूर्व आधुनिक शास्त्रीय काल 18वीं शताब्दी को कहते हैं, आधुनिक काल 19वीं शताब्दी को कहते हैं। ठीक है, तो यह है प्यारे साथियों भौगोलिक विकास का काल। चिर सम्मत या शास्त्रीय काल 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व, मध्यकाल 300 से लेकर 1700 ईस्वी तक का, पूर्वकाल 300 ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी तक का, अंतर मध्यकाल 700 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक का, उत्तर मध्यकाल जिसको हम पुनर्जागरण काल बोलते हैं, जो कि 1100 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक का, पूर्व आधुनिक शास्त्रीय काल 18वीं शताब्दी को कहेंगे, आधुनिक काल 19वीं शताब्दी को कहेंगे। अब हम बात करते हैं भूगोल में द्वैतवाद के बारे में। भाई भूगोल में द्वैतवाद क्या है? द्वैतवाद का श्रेय किसको जाता है? मैं ये पढ़ा चुका हूं, किस भूगोलवेता ने द्वैतवाद की शुरुआत की थी? बताओ प्यारे साथियों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि द्वैतवाद की शुरुआत किस भूगोलवेता ने की थी। मेरा आपसे केवल इतना ही क्वेश्चन है कि तो द्वैतवाद की शुरुआत किस भूगोलवेता ने की थी? भूगोल में द्वैतवाद का प्रारंभ 17वीं शताब्दी में वोरेनियस ने किया था। अब बताओ प्यारे साथियों, वोरेनियस कहाँ के थे?
वोरेनियस कहाँ के थे ये आपको बताना है। तो भूगोल में द्वैतवाद का प्रारंभ कब हुआ? 17वीं शताब्दी में हुआ। वोरेनियस के द्वारा इसका शुरुआत की गई। वोरेनियस को द्वैतवाद का जनक कहा जाता है। वोरेनियस के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिस किताब का नाम था जोग्राफिया जनरलिस। ठीक है, तो वोरेनियस महोदय ने जोग्राफिया जनरलिस नामक किताब लिखी और इसी किताब में उन्होंने द्वैतवाद के बारे में बताया। द्वैतवाद का प्रारंभ 17वीं शताब्दी में हुआ था। द्वैतवाद का जनक वोरेनियस को कहा जाता है। सर्वप्रथम भूगोल को दो भागों में बांटा गया। पहला सामान्य भूगोल, दूसरा प्रादेशिक भूगोल। सामान्य भूगोल सामान्य नियमों तथा संकल्पनाओं को आधार माना तथा विश्व को एक इकाई मानकर प्रस्तुत करता है, जबकि जो प्रादेशिक भूगोल है इसमें विश्व के अलग अलग प्रदेशों का वर्णन होता है। ठीक है भाई, द्वैतवाद की शुरुआत 17वीं शताब्दी में वोरेनियस के द्वारा की गई थी। इन्होंने एक किताब लिखी जोग्राफिया जनरलिस, जिसमें उन्होंने द्वैतवाद का विचार दिया। द्वैतवाद का जनक कहा जाता है वोरेनियस महोदय को। ठीक है, वोरेनियस महोदय ने सर्वप्रथम भूगोल को दो भागों में बांटा। पहला है सामान्य भूगोल, दूसरा है प्रादेशिक भूगोल। जो सामान्य भूगोल था इसमें इन्होंने पूरे विश्व को एक इकाई के रूप में रिप्रेजेंट किया। तो पूरे विश्व को एक इकाई के रूप में रिप्रेजेंट किसने किया? वोरेनियस महोदय ने अपनी किसमें? सामान्य भूगोल में। ठीक है, तो वोरेनियस महोदय ने सामान्य भूगोल में पूरे विश्व को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया था। वोरेनियस महोदय ने प्रादेशिक भूगोल में विश्व को अलग अलग प्रदेशों का वर्णन किया था। ठीक है, तो वोरेनियस महोदय ने प्रादेशिक भूगोल में विश्व के अलग अलग प्रदेशों का वर्णन किया था। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली बात, वोरेनियस महोदय ने भूगोल को दो भागों में बांटा। पहला सामान्य भूगोल, दूसरा प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल में वोरेनियस महोदय ने विश्व के अलग अलग प्रदेशों का वर्णन किया। वहीं सामान्य भूगोल में वोरेनियस महोदय ने पूरे विश्व को एक इकाई के रूप में माना था। 18वीं सदी में हमबोल्ट व रिटर ने द्वैतवाद को आगे बढ़ाया। तो द्वैतवाद को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? भाई 17वीं शताब्दी में द्वैतवाद की शुरुआत हुई वोरेनियस महोदय के द्वारा। 18वीं शताब्दी में वो द्वैतवाद को आगे बढ़ाने का काम किया हमबोल्ट व रिटर महोदय ने। तो द्वैतवाद से 18वीं शताब्दी में कौन से भूगोलवेत्ता जुड़े हुए थे? वो थे हमबोल्ट और रिटर महोदय। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं हमबोल्ट महोदय के अनुसार द्वैतवाद क्या है। व्यवस्थित क्रमबद्ध सामान्य भूगोल की नींव रखी, जो वोरेनियस का सामान्य भूगोल ही था, जिसमें भौतिक भूगोल पर बल दिया, क्योंकि हमबोल्ट पार्थिव एकता पर को मानता था। ठीक है, तो देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर आप कुछ मत याद करो, आप केवल इतना याद कर लो कि 18वीं सदी में हमबोल्ट व रिटर ने द्वैतवाद को आगे बढ़ाया था। ठीक है, इन बातों को आप मत याद करो बिल्कुल भी बस। ठीक है, आप इस लाइन को याद करो जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमबोल्ट पार्थिव एकता में विश्वास रखता था। हमबोल्ट अज्ञेयवादी भूगोलवेत्ता था जो विशेष से सामान्य की ओर चलता था। हमबोल्ट आगमनात्मक विधि में विश्वास करता था। ठीक है, अब ये हमबोल्ट महोदय से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली महत्वपूर्ण बात है कि हमबोल्ट महोदय पार्थिव एकता में विश्वास करता था। हमबोल्ट महोदय पार्थिव एकता में विश्वास करता था। हमबोल्ट को हम अज्ञेयवादी भूगोलवेत्ता कहते हैं। हमबोल्ट महोदय आगमनात्मक विधि का समर्थक था। आगमनात्मक विधि किस तरीके से चलती है? विशेष से सामान्य की ओर चलती है। रिटर प्रयोजन या उद्देश्यवादी भूगोलवेत्ता था। ठीक है, जो कोल रिटर महोदय हैं वो प्रयोजन व उद्देश्यवादी भूगोलवेत्ता हैं, जिसको हम टेलियोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, जो कि निगमनात्मक उपागम या आनुभविक विज्ञान, जो निगमनात्मक विधि के समर्थक थे। तो हमबोल्ट महोदय पार्थिव एकता में विश्वास करता था। हमबोल्ट महोदय को हम अज्ञेयवादी भूगोलवेत्ता कहते हैं। हमबोल्ट महोदय आगमनात्मक विधि का समर्थक था। रिटर महोदय, इनको हम प्रयोजन या उद्देश्यवादी भूगोलवेत्ता कहेंगे, जिसको हम टेलियोलॉजिस्ट बोल सकते हैं। और इन्होंने रिटर महोदय ने निगमनात्मक विधि का समर्थन किया था। 18वीं सदी में ही रैटजल ने निगमनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया तथा विभिन्न जनजाति व देशों की जीवन शैली का अध्ययन किया तथा नियतिवादी विचारधारा को अपनाया। तो इस बात को आप मत याद करना प्यारे साथियों, ऐसे कैसे छोड़ दो। ठीक है, बस आप इतना याद कर लो कि नियतिवाद की शुरुआत, चलो इसको भी छोड़ दो आप। ब्लास ने फ्रांस में संभववादी विचारधारा को विकास किया। तो ये तो आपको पता ही है
कि भाई ब्लास मोदय कहाँ के थे, फ्रांस के थे। संभववाद का जनक कौन है, ब्लास मोदय है। तो ब्लास ने फ्रांस में संभववादी विचारधारा की शुरुआत की। जर्मन विद्वान हेटनर जो कि संभववादी थे ने क्षेत्रवर्णीय विज्ञान का विकास किया और कहा कि भूगोल क्षेत्रवर्णीय विज्ञान है। ठीक है, तो क्षेत्रवर्णीय विज्ञान का विकास किसने किया था, हेटनर मोदय ने किया था। फ्रांस में ब्लास ने पेज की संकल्पना का विकास किया। फ्रांस में ब्लास मोदय ने पेज की संकल्पना का विकास किया। तो दो संकल्पनाएं थी प्यारे साथियों, एक कंपोज की संकल्पना थी, एक पेज की संकल्पना थी। कंपोज की संकल्पना हिटलसी से संबंधित थी, पेज की संकल्पना किससे संबंधित थी प्यारे साथियों, हमारे ब्लास मोदय से संबंधित थी। पेज की जो संकल्पना है वो कहाँ के अध्ययन क्षेत्र पर आधारित थी और कंपोज की संकल्पना कहाँ के अध्ययन क्षेत्र पर आधारित थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। एक मैं बात बता देता हूँ प्यारे साथियों, पेज और कंपोज की जो संकल्पनाएं हैं वो लघु प्रदेशों के अध्ययन से संबंधित हैं। अब देखो प्यारे साथियों, दो भूगोलवेता हैं जिनमें एक का नाम है BJL बेरीमोदय। नोट डाल के लिखो, इन लाइनों को मत लिखना, अब नोट लिखो, नोट डाल के लिखो, BJL बेरीमोदय और अनुचिन मोदय। ये दो ऐसे विद्वान थे जो सामान्य और प्रादेशिक भूगोल को अलग अलग रूप में नहीं मानते थे। ठीक है, नोट डाल के लिखो कि BJL बेरी और अनुचिन ये दो ऐसे विद्वान थे जो सामान्य व प्रादेशिक भूगोल को अलग अलग नहीं मानते थे। अब उसके बाद हम बात करते हैं भौतिक बनाम मानव। भौतिक बनाम मानव की शुरुआत किसने की, वोरियनिस ने की। अपनी कौन सी किताब में किया, जोग्राफिया जनरलिस्ट में किया। ठीक है, भौतिक बनाम मानव की शुरुआत वोरियनिस मोदय ने अपनी किताब जोग्राफिया जनरलिस्ट में की। अब इन चीज़ों को मत याद करो, जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताते हुए चलता हूँ, उनको याद कर लेना वरना दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। बाकी आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, 100% आप बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आपको लगता है कि यार हम सभी चीज़ों को रट लेंगे, तो आप इनको पढ़ सकते हो। बाकी यदि आप एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप इन चीज़ों को मत पढ़ो, यहाँ पर मैं जो बताता हूँ आप केवल उसी को पढ़ना। मानव भूगोल को विकसित करने का श्रेय जेफरसन, जिफ और क्रिस्टोलर को दिया जाता है। सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना कूल सोवर मोदय ने दी थी। प्यारे साथियों, ये स्टेटमेंट याद कर लेना, मैंने नहीं लिखवाया था आपको। इतिहास का अध्ययन भौगोलिक दृष्टि से, भूगोल का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करना चाहिए, ये हेरोडोटस ने कहा था। ठीक है, नोट डाल के लिख लो प्यारे साथियों कि इतिहास का अध्ययन भौगोलिक दृष्टि से, भूगोल का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करना चाहिए, ये बात हेरोडोटस मोदय ने कही थी। ठीक है, हेरोडोटस मोदय ने क्या बोला था कि इतिहास का अध्ययन भौगोलिक दृष्टि से और भूगोल का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करना चाहिए। ज्योग्राफी ऑफ पुरानाज किससे संबंधित है, MS अली से संबंधित है। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ पुरानाज किससे संबंधित है, MS अली से संबंधित है। आप इसको याद कर लो। इसके बाद हम बात करते हैं मात्रात्मक क्रांति, क्वांटिटिव रिवोल्यूशन। ठीक है, मात्रात्मक क्रांति, क्वांटिटिव रिवोल्यूशन को पढ़ते हैं। भूगोल में तकनीकी और सांख्यिकी विधियों का उपयोग व प्रसार से संबंधित है। भूगोल में हम जितनी भी तकनीकी और जितनी भी सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हैं, इनसे संबंधित कौन है, मात्रात्मक क्रांति है। तो जो मात्रात्मक क्रांति है, जो क्वांटिटिव रिवोल्यूशन है, वो किससे संबंधित है, भूगोल में उपयोग की जाने वाली समस्त तकनीकी और समस्त सांख्यिकी विधियों से संबंधित है। भूगोल में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ और सर्वप्रथम इसका प्रयोग आई बटन मोदय ने किया था। ठीक है, तो मात्रात्मक क्रांति,
मात्रात्मक क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? बर्टन मोदे ने किया। ठीक है, आप इतना याद कर लो प्यारे साथियों कि भूगोल में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बर्टन मोदे ने किया। भूगोल में मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत किसने की? बर्टन मोदे ने की। ठीक है, तो दो बातें याद करनी है। पहली, मात्रात्मक क्रांति जिसको हम क्वांटिटिव रिवोल्यूशन बोलते हैं, तो क्वांटिटिव रिवोल्यूशन की शुरुआत किसने की? बर्टन मोदे ने की थी। ठीक है, भूगोल में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बर्टन मोदे ने किया। बर्टन मोदे ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द क्वांटिटिव रिवोल्यूशन एंड थियोरेटिकल ज्योग्राफी। अब यहां से मैं एक क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, थियोरेटिकल ज्योग्राफी से कौन संबंधित थे? ऐसे कौन से भूगोलवेता थे जो थियोरेटिकल ज्योग्राफी से संबंधित थे? यह मैं कल या परसों वाली क्लास में पढ़ाया था आपको। थियोरेटिकल ज्योग्राफी से संबंधित कौन से भूगोलवेता थे? ठीक है, तो प्यारे साथियों, इस किताब को याद करने का मैं तरीका बता देता हूं। देखो, पूरी ज्योग्राफी में आप जितनी भी किताबों का नाम पढ़ोगे उसमें एकमात्र ये एक ऐसी किताब है जिसमें आपको क्वांटिटिव शब्द देखने को मिलेगा, और क्वांटिटिव का मतलब होता है मात्रात्मक। क्वांटिटिव रिवोल्यूशन की शुरुआत किसने की थी? बर्टन मोदे ने की थी, और इस किताब में भी क्वांटिटिव शब्द आपको देखने को मिल रहा है। तो आप आंख बंद करके यहां पर बर्टन मोदे कर सकते हैं। यदि किसी भी किताब में आपको क्वांटिटिव शब्द देखने को मिलता है तो आप आंख बंद करके बर्टन मोदे उसका सही आंसर कर सकते हैं, क्योंकि बर्टन मोदे ने क्वांटिटिव रिवोल्यूशन की शुरुआत की थी। ठीक है, वॉन थेन्यून ने कृषि अवस्थिति की सिद्धांत दिया था 1826 में। ये मैं कुछ डेट हैं और कुछ थ्योरी हैं जिनको मैं याद करवा देता हूं। कृषि अवस्थिति का सिद्धांत वॉन थेन्यून ने 1826 में दिया। औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत 1904 में अल्फ्रेड वेबर ने दिया। क्रिस्टोफर मोदे ने केंद्र स्थल सिद्धांत 1933 में दिया। सांस्कृतिक प्रक्रिया का विश्लेषण एकरमैन ने 1958 में किया। फसल संयोजन विधि जेसी वीवर ने 1954 में किया। नवोन्मेषण प्रसार टी हैगरस्टैंड से संबंधित है। गुरुत्व आकर्षण का नियम रायली या रेली मोदे से संबंधित है। ठीक है, और प्यारे साथियों ध्यान रखना, मात्रात्मक क्रांति का वास्तविक विकास कहां पर हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। जो क्वांटिटिव रिवोल्यूशन है इसका वास्तविक विकास कहां पर हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। मॉडल्स इन ज्योग्राफी बुक किसकी है? पीटर हेगेट व चोले की है। मैं आपको एक बात बताया था जब मैंने पीटर हेगेट और चोले मोदे के बारे में बताया था कि यदि किसी भी किताब में, चलो मैं यहां से आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूं, यदि किसी भी किताब में आप मॉडल्स इन ज्योग्राफी शब्द देखते हो तो वो किताबें किसकी हैं? दो विद्वान हैं, दोनों विद्वानों ने एक साथ मिलकर 4 किताबें लिखी, जिनमें 3 किताब ऐसी हैं जिन किताबों में आपको मॉडल्स इन ज्योग्राफी शब्द देखने को मिलेगा। चौथी किताब का नाम फ्रंटियर्स इन ज्योग्राफिकल कुछ इस तरीके से है। अब मैंने आपको इतनी हिंट दे दी, अब आप उन विद्वानों के नाम बताओ प्यारे साथियों। ठीक है, डेविड हॉर्वे मोदे मात्रात्मक क्रांति का सबसे बड़ा समर्थक था, लेकिन 1970 में ये इसका विरोधी बन गया। ठीक है, डेविड हॉर्वे मोदे मात्रात्मक क्रांति का सबसे बड़ा समर्थक भी था, लेकिन 1970 के दशक के बाद ये इसका सबसे बड़ा विरोधी बन गया था। आप चाहो तो इस स्टेटमेंट को याद कर सकते हो। डेविड हॉर्वे मोदे एक ऐसा भूगोलवेता था जो मात्रात्मक क्रांति का सबसे बड़ा समर्थक भी था, तो मात्रात्मक क्रांति का सबसे बड़ा विरोधी भी था। मात्रात्मक क्रांति का कार्य पूरा हो चुका है, वह न्यूनतम लाभ की सीमा पर जा पहुंची है, ये डेविड हॉर्वे मोदे ने कहा था। ठीक है, डडले स्टाम्प इसका सबसे बड़ा आलोचक था और इसे क्रांति नहीं बल्कि गृह युद्ध कहा था। ठीक है, तो मात्रात्मक क्रांति को क्रांति नहीं बल्कि गृह युद्ध किसने कहा था? डडले स्टाम्प मोदे ने कहा था। ठीक है, जो कि मात्रात्मक क्रांति का सबसे बड़ा विरोधी था। ठीक है, तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, ऐसे कैसे मात्रात्मक क्रांति को क्रांति नहीं बल्कि गृह युद्ध किसने कहा? डडले स्टाम्प मोदे ने कहा। डडले स्टाम्प मोदे कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। ये मात्रात्मक क्रांति के सबसे बड़े विरोधी थे। डडले स्टाम्प के अनुसार, , 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
अब हम आगे बात करते हैं क्षेत्रीय विभेदीकरण व अपवादवाद के बारे में, और इसको हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। प्यारे साथियों, कल हमारा ये जो ज्योग्राफी का पोर्शन है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कल ज्योग्राफिकल थॉट की जो यूनिट है वो 100% कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें किस नई यूनिट की शुरुआत करनी चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आज ज़रूर बताना। संडे को टेस्ट होगा, अच्छे से ध्यान में रखना है आपको।